देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को स्टडी करने के लिए हमें दो डेफिनेशन आनी चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन है वर्क फंक्शन। यह है पहली डेफिनेशन। अगर हमें ये वर्क फंक्शन नहीं पता होगा तो सब कुछ अधूरा है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यह है दूसरी डेफिनेशन जो हमें पता होनी चाहिए। इन दोनों डेफिनेशन के बिना कुछ भी समझना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर तुम्हें दो डेफिनेशन आती है तो सब कुछ तुम्हें आसान लगेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन होता क्या है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, किसी भी मेटल का एक एटम बनाता हूं। ये किसी भी मेटल का एक एटम है और ये जो शेल मैंने बनाया है वो आउटर मोस्ट शेल है और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब यहां पर एक सोर्स है। सोर्स का काम होता है लाइट इंसिडेंट करना। अब ये जो लाइट होती है इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी एक वेवलेंथ होती है, इसका एक फेज होता है, ठीक है, इसकी एक एनर्जी होती है। अब ये जो सोर्स है यहां से जो लाइट आ रही है उस लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं जो एनर्जी को कैरी करते हैं। पहली बात कि वर्क फंक्शन होता क्या है। वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करवाने के लिए मैं मिनिमम से मिनिमम कितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाल रहा हूं। अब एक पॉइंट तो ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक सोर्स है, यहां से एनर्जी आ रही है। फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है E = h²। उतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कई बार ये इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं, और एनर्जी को बढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को गेन कर देगा, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करवाने के लिए मिनिमम से मिनिमम मैं कितनी एनर्जी इन फोटॉन्स की रखता हूं, उन्हीं फोटॉन्स की उस मिनिमम एनर्जी को जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करवा दे, उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to the electron to get ejected from the outermost shell। ठीक है, तो ये जो वर्क फंक्शन है उसको हम हमेशा फाई नॉट से लिखते हैं और फाई नॉट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसका फॉर्मूला होता है h². तो फाई नॉट वर्क फंक्शन है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और ये जो न्यू नॉट होता है इसी न्यू नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे जो ये सोर्स लगा हुआ है, यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रही है उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। अब जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स के पेपर के अंदर अगर तुम्हारे 33 आ गए तो तुम पास माने जाओगे, 32 अगर आ गए तो तुम फेल माने जाओगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ पासिंग मार्क्स वो है 33। उसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करवाने के लिए एक मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें इस इलेक्ट्रॉन को देनी ही पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सके। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को दी जाती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम कोई भी लाइट ऐसी देते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकलेगा, ये याद रखना। दूसरी बात, हम ऐसी लाइट देते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जस्ट बराबर है तो ये इलेक्ट्रॉन जस्ट एनर्जी को गेन करेगा और निकल जाएगा लेकिन मूव नहीं करेगा। तीसरी बात, अब ये लाइट ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करेगा, फ्रीक्वेंसी को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और v वेलोसिटी के साथ, किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव भी करेगा। ये तीन बातें आई समझ में। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेगा लेकिन निकलेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बिल्कुल बराबर है तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेगा, फ्रीक्वेंसी ले लेगा और जस्ट अपने शेल को छोड़ देगा लेकिन मूव नहीं करेगा, बस अपने शेल को छोड़ देगा। तीसरी बात, अगर इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा हो
तो उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को लेगा, अपने शेल को छोड़ेगा और साथ ही साथ वी वेलोसिटी के साथ मूव भी करेगा। ठीक है, अब ये तो है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दो तरीके के मटेरियल होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तुम पढ़ते हो, एक होता है ये सीजियम और एक होता है प्लेटिनम। ये जो सीजियम है ना, इसके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम एनर्जी के फोटॉन्स के साथ भी निकाला जा सकता है। यानी ये जो सीजियम है इसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, बहुत कम, लगभग 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। मतलब ये हुआ कि ये जो सीजियम है इसके जो आउटरमोस्ट सेल के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको इतनी एनर्जी के साथ निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम का वर्क फंक्शन बहुत हाई होता है। मतलब इसके लिए जो फाई नोट है ये तो काफी हाई होगा और इसके लिए ये जो फाई नोट है ये काफी लो होता है। प्लेटिनम के केस में जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू लगभग 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब ये हुआ कि प्लेटिनम के अंदर आउटरमोस्ट सेल के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए कम से कम मुझे 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी ही पड़ेगी। लेकिन सीजियम के अंदर फर्क है, सीजियम का वर्क फंक्शन बहुत कम है। सारे मेटल्स में सबसे कम वर्क फंक्शन सीजियम का ही होता है। कितना होता है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे सीजियम के आउटरमोस्ट सेल के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट करवाना हो तो मुझे सिर्फ इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। The minimum amount of energy which is required to eject the outermost cell electron is called as work function, and the minimum frequency which is given to the electron to just get ejected from the atom, the minimum amount of frequency is called as threshold frequency. ठीक है, तो ये दोनों तुम्हें एक एक नंबर के लिए याद रखना है कि सीजियम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है, प्लेटिनम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होती है। याद रख लोगे। उसके बाद इस नॉलेज के साथ अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ये एक डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें क्या हैं सबसे पहले मैं वो बता रहा हूं। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिख रहा है इसके अंदर ये जो सेटअप है ये एक पाइप है और ये ग्लास की बनी हुई पाइप होती है। जो कुछ होता है, जो एक्सपेरिमेंट होता है इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लास, ग्लास पाइप बोल दो या सिंपल ग्लास बोल दो। ठीक है, यहां पे इस पाइप का डोर है यानी दरवाजा है ऐसे, और यहां पर लगा होता है क्वार्ट्ज फिल्टर। मतलब एक फिल्टर होता है और उस फिल्टर को हम बोलते हैं क्वार्ट्ज फिल्टर। यहां पर एक सोर्स है, इसका सीधा कनेक्शन हमने बैटरी के साथ किया हुआ है। बाकी किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका कनेक्शन देखो कि किसके साथ किया हुआ है। इस यहां पर एक प्लेट है, ये एक मेटलिक प्लेट है, यहां पर एक दूसरी मेटलिक प्लेट है। इस मेटलिक प्लेट को मैंने ए बोल दिया, ए का मतलब यहां एनोड से होगा, और इस मेटलिक प्लेट को मैंने सी बोल दिया, सी का मतलब यहां कैथोड से होगा। इस ए का सीधा कनेक्शन एमीटर के साथ है और इस एमीटर को हमने बोल दिया माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर की जगह पर तुम मिली एमीटर भी लगा सकते हो। यह एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। अब यहां पे इस कैथोड का सीधा कनेक्शन सेल के साथ है और यहां पर एक की के साथ है, रेजिस्टेंस के साथ है, पोटेंशियल के साथ है। मतलब यहां पर तो लगा हुआ है वोल्ट मीटर, इसको तुम एज अ रेजिस्टेंस आर भी बोल सकते हो और इस रेजिस्टेंस की जगह पर तुम रिहोस्टेट भी लगा सकते हो, वो मैटर नहीं करता। इसका सीधा कनेक्शन फिर की के साथ है। की को मुझे हमेशा ऑन रखना है, की को ऑन रखेंगे तब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। फिर इस की का सीधा कनेक्शन बैटरी के साथ है। ठीक है, तो यहां पे मेन तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि इस एनोड का कनेक्शन माइक्रो एमीटर के साथ है और माइक्रो एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। दूसरी चीज कि ये जो कैथोड है और ये जो एनोड है इसका कनेक्शन वोल्ट मीटर के साथ है। वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को मेजर करना। तीसरी चीज, इन दोनों का कनेक्शन इस बैटरी या इस सेल के साथ है। ठीक है, अब ये जो बैटरी है ये पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। अब यहां पे मैंने सारी चीजें तुम्हें बताई, दोबारा बता रहा हूं
ये एक सोर्स है जो लाइट प्रोवाइड करता है, ये क्वार्ट्ज फिल्टर है, इसका एक काम है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं ग्लास की ट्यूब। जो भी एक्सपेरिमेंट होता है इसके अंदर होता है। इस ग्लास की ट्यूब के अंदर दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट को मैंने सी बोल दिया, एक प्लेट को मैंने ए बोल दिया। ए का मतलब एनोड, सी का मतलब कैथोड। ए का कनेक्शन माइक्रोमीटर के साथ है जो करंट को मेजर करते हैं, सी का कनेक्शन वोल्टमीटर के साथ है, और इसका कनेक्शन फिर रेजिस्टेंस के साथ है, फिर की के साथ है, फिर यहां पर बैटरी के साथ है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं कि क्या चीज मैंने लगा रखी है और क्यों लगा रखी है और कैसे लगा रखी है। सबसे पहले हम सबसे पहले इस सोर्स की बात करते हैं। अब सोच के देखो, अगर कोई सोर्स ही नहीं होगा तो लाइट नहीं होगी, लाइट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गिरेगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो करंट नहीं आएगा। तो सोर्स का होना तो जरूरी है। एक बात मैंने तुम्हें पीछे ही बताई थी, ये जो सोर्स होता है ना, इसको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूं। अगर मैं इस सोर्स को, मान लो ये ढक्कन नहीं है, ये सोर्स है, इस सोर्स को अगर पास कर देता हूं तो इसका मतलब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, और अगर मैं इस सोर्स को अगर दूर करता जाता हूं तो इसका मतलब मैं इंटेंसिटी घटा रहा हूं। वही बात है इस कमरे की। इस कमरे के अंदर बल्ब है, बल्ब ठीक यहां पर लगा हुआ है तो यहां पर बहुत ज्यादा रोशनी है, इंटेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इस बल्ब को निकाल के अगर वहां लगा दूं तो यहां पर रोशनी तो आएगी लेकिन कम आएगी। कम आने का मतलब यहां पर लाइट की इंटेंसिटी को मैंने घटा दी। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात याद रखना, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो सोर्स ऑफ लाइट को आगे कर दो, लाइट की इंटेंसिटी को घटाना है तो सोर्स ऑफ लाइट को दूर कर दो। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को जीरो करना है तो सोर्स ऑफ लाइट को ऑफ कर दो। ठीक, तो यहां पे मैंने एक सोर्स लिया हुआ है, इसका काम होता है लाइट एमिट करना। इस लाइट के अंदर होते हैं फोटॉन्स और उन फोटॉन्स की पर्टिकुलर एनर्जी होती है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये किसी एक बेंच के ऊपर लगा होता है, इसको हम हिला भी नहीं सकते। हम क्या चीज हिला सकते हैं? ये सोर्स को हम आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। ठीक, अब बात रह गई क्वार्ट्ज फिल्टर की। क्वार्ट्ज फिल्टर एक कागज जैसा होता है, वो क्या करता है, उसी फोटोन को अपने अंदर जाने देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। अब सोच के देखो, ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये आउटरमोस्ट सेल का एटम है। अब ये आउटरमोस्ट सेल है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो इसको मैं फ्रीक्वेंसी दूंगा ना फ्रीक्वेंसी। अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो क्या वो फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकती है? नहीं करवा सकती। तो मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करवाना है तो कम से कम इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कम से कम बराबर होनी चाहिए ना। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वो लाइट किसी काम की नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये मान लो ये बल्ब है, इस बल्ब से रोशनी आ रही है लेकिन ब्राइटनेस बहुत कम है, बहुत कम ब्राइटनेस है, लेकिन यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है ना, उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। ये मत सोचना कि ब्राइटनेस कम है तो फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, नहीं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बल्ब में से निकलने वाली लाइट बहुत डिम होती है, उसकी ब्राइटनेस बहुत कम होती है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ब्राइटनेस कभी इंडिकेशन नहीं देता उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट अलग है, ब्राइटनेस का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे इस आउटरमोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो मुझे फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, वो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। कम की देते हैं तो वो किसी काम की नहीं है लाइट। वही काम है क्वार्ट्ज फिल्टर का। क्वार्ट्ज फिल्टर सिलेक्टेड फोटॉन्स को अपने अंदर पास होने देता है। अब यहां से क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलेगी, वो लाइट सीधी की सीधी इस मेटेलिक प्लेट के ऊपर गिरेगी। ठीक है, हमारा काम है इस मेटेलिक प्लेट के ऊपर लाइट को डालना। लाइट डलेगी इसके ऊपर, तभी तो इसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करेंगे, तभी तो वो निकलेंगे। अब ये जो क्वार्ट्ज फिल्टर है वो उस लाइट को पास होने ही नहीं देता जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो क्वार्ट्ज फिल्टर का काम क्या है? क्वार्ट्ज फिल्टर का काम है उन्हीं फोटॉन्स को अपने अंदर से एंटर होने देना जिनकी फ्रीक्वेंसी कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो वो सारे फोटॉन्स इसके अंदर जा रहे हैं। अब यहां पर
ये जो मेटेलिक प्लेट है इसके साथ जो भी फोटोन टकराएगा, मान के चलो उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या उससे ज्यादा है, कम नहीं है, कम को तो उसने पहले ही रोक दिया, ठीक है। अब यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब होता है इंटेंसिटी। एक बात याद रखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर तुम कभी भी इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो इसका मतलब तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हो। अगर तुम कभी भी इंटेंसिटी को घटा रहे हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को घटा रहे हो। अगर तुम इंटेंसिटी को जीरो कर रहे हो तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स भी जीरो हो गए। तो यही सोर्स ये हमारे हाथ में है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो सेट है, लेकिन ये जो सोर्स है वो हम आगे पीछे करके इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाता है। एक फोटोन कभी भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा सकता, या एक फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन को, 10 इलेक्ट्रॉन को, 20 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा सकता। अगर एक फोटोन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा, 2 फोटोन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा, 1000 फोटोन है तो 1000 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा, ठीक है। मान लो यहां से सोर्स से 1000 फोटॉन्स आ रहे हैं, तो 1000 के 1000 जितने ही फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो वो सारे के सारे इस मेटलिक प्लेट के ऊपर गिरेंगे। तो तुम बताओ यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? अगर 1000 फोटॉन्स आ रहे हैं, 1000 फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और वो 1000 के 1000 नंबर ऑफ फोटॉन्स इस मेटलिक प्लेट के ऊपर गिर रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? 1000 ही निकलेंगे। तो यहां से 1000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आगे चले जाएंगे, उनकी डायरेक्शन ये होगी। और हमारा मेन काम है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचाना, ठीक है। अगर मैं इस सोर्स को पास कर दूंगा तो इसका मतलब मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया मैंने। इंटेंसिटी अगर इसकी बढ़ेगी तो उस टाइम इसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स वो भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो वो सारे के सारे फोटॉन्स इस प्लेट के ऊपर गिरेंगे। इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर तुम यहां पर सोर्स को पास कर दोगे तो इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और अगर तुम इस सोर्स को दूर करोगे तो सोर्स को दूर करने से क्या होगा? ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो जाएंगे। तो यहां पे सोर्स को पास करने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और सोर्स को दूर करने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है एनर्जी की। 2 बातें हैं। पहली बात, अगर तुम इस सोर्स को पास करोगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन उन सारे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। अगर तुम इस सोर्स को दूर कर दोगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, लेकिन उन सारे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम रहेगी। तो एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखना। अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो या घटाते हो तो इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे घटेंगे, इससे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी सेम रहेगी हमेशा। तो मेन बात क्या निकल के आई? मेन बात यही निकल के आई कि इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते और घटते हैं, लेकिन उन सभी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो सेम रहती है, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे कहां? अब हमें वो देखना है। ये है दूसरी मेटलिक प्लेट। दूसरी मेटलिक प्लेट को हम एनोड बोलते हैं, और इस एनोड का सीधा कनेक्शन किसके साथ है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, है ना। इस कैथोड का सीधा कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, लेकिन इस एनोड का सीधा कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो वो कहां अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे बड़ी तेजी से। क्यों? क्योंकि ये जो एनोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचेगा। अगर खींचेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव करेंगे।
और अगर इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण तो करंट आएगा। ऐसे करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटॉन्स के डलने से, इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने से और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो भी करंट आता है, ऐसे करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करेगा? माइक्रो एमीटर। ठीक है, और ये याद रखना, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि तुम यहां पर एमीटर लगा दो तो वो इस करंट को मेजर कर सकता है, नहीं। या तो तुम यहां पर लगाओगे मिली एमीटर या फिर लगाओगे माइक्रो एमीटर। ये छोटे छोटे जो एमीटर्स होते हैं ना, वो छोटी वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। अगर तुम इसको तोड़ के एमीटर लगा दोगे तो करंट मेजर नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, तो यहां पे ये जो माइक्रो एमीटर लगाया है वो इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को शो करेगा। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद यहां पे ये जो बैटरी है, बैटरी का कनेक्शन कैसे किया हुआ है मैंने? इस कैथोड को तो जोड़ा हुआ है मैंने नेगेटिव के साथ और इस एनोड को जोड़ा हुआ है मैंने पॉजिटिव के साथ, ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आगे तक जा सके। ठीक है, तो अब होगा क्या? जैसे ही मैंने इस सोर्स को यहां पर फिट कर दिया, मान लो मैं इस सोर्स को अभी हिला भी नहीं रहा, सोर्स को अगर मैं यहां से नहीं लाऊंगा तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोटॉन्स आएंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट आएगा। अब यहां पे अगर मैं इस सोर्स को फिट कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं, तो यहां से मान लो 1000 फोटॉन्स निकल रहे हैं। 1000 से ऊपर निकल ही नहीं सकते, तो वो 1000 के 1000 फोटॉन्स इस प्लेट के ऊपर गिरेंगे, तो यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। 1000 इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट आएगा ना। जितना करंट 1000 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण आना था वो आ चुका होगा। अब करंट ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट की सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी। पहले क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फिर करंट आएगा। 25 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट आएगा। 700 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट आएगा। 800 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट आएगा। 1000 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट आएगा। लेकिन जब 1000 ही निकल रहे हैं तो 1000 के कॉरेस्पॉन्डिंग ही करंट आएगा। अब करंट क्या बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता। जितने इलेक्ट्रॉन्स इन फोटॉन्स ने निकालने थे वो तो निकाल चुके, 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे निकाल चुके, और उस 1000 इलेक्ट्रॉन के कारण इतना करंट आ चुका। इससे ज्यादा करंट कैसे आ सकता है? इससे ज्यादा करंट तो तभी आएगा ना जब और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहे, क्योंकि मैंने इसकी इंटेंसिटी फिक्स की हुई है। 1000 फोटॉन्स आ रहे हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, और वो 1000 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण इतना करंट वो दे रहे हैं। इससे ज्यादा वो करंट दे नहीं सकते। तो ये जो वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू ऑफ करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, धीरे धीरे करके करंट बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट की सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट। आगे चले, उसके बाद एक डेफिनेशन और है, और उस डेफिनेशन को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बताने से पहले मैं तुम्हें पोटेंशियल के बारे में बताता हूं, और उसके बाद हम करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पर मैंने बैटरी लगा रखी है। बैटरी लगाने का मतलब है मैं इस पूरे सर्किट को कोई ना कोई पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा हूं। जहां पर भी जिस भी कनेक्शन के साथ हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब मैं वहां पर पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा हूं। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल का सीधा कनेक्शन इसके साथ है, तो ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल का सीधा कनेक्शन ए के साथ है, तो ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में एक पोटेंशियल हमने प्रोवाइड कर रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ भाग रहे हैं, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, जिसको मेजर कर रहा है ये माइक्रो एमीटर। अभी तक ये बताया। अब यहां पे मैं तुम्हें शुरू से एक बात बताता रहा हूं कि अगर तुम सोर्स को पास करोगे या दूर करोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे घटेंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन उन सारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो क्या रहती है? सेम। ठीक है, तो अब क्या है? अब बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है नेगेटिव पोटेंशियल।
नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है इस एनोड का कनेक्शन मैंने नेगेटिव के साथ कर दिया और इस कैथोड का कनेक्शन मैंने पॉजिटिव के साथ कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, और वो उल्टा ऐसे नहीं है कि मैं यहां से जोड़ूंगा तोड़ूंगा फिर कनेक्ट करूंगा, नहीं, बटन होता है, बटन के साथ अगर तुम ऐसे घुमाओगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल, ऐसे घुमा दोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो एक बटन होता है, बटन को ही घुमाना होता है जिसके हिसाब से अगर तुम पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हो तो ये जो प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल की होगी और ये जो प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल की होगी। लेकिन अगर तुम किसी भी तरीके से नेगेटिव टर्मिनल पे स्टडी करना चाहते हो, नेगेटिव टर्मिनल करना चाहते हो, तो बटन घुमाओ और यहां पर ये जो प्लेट है वो हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो प्लेट है वो अपने आप ही हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अब मैंने बटन को सेट कर दिया किसी एक नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर। जब ये नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर मैंने सेट कर दिया तो ये जो प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल पे हो गई। अब तुम बताओ यहां से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं क्या वो जाने की कोशिश करेंगे? यहां पे नहीं जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है और ये भी कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये आगे जाएंगे, यहां से निकले तो गए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे फोटोन आ रहा है, फोटोन इसके ऊपर डल रहा है, फोटोन अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के साथ, किसी ना किसी एनर्जी के साथ निकलेगा, किसी ना किसी v वेलोसिटी के साथ निकलेगा। तो यहां से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आगे तो जाएंगे लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जब निकलते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है, वो कुछ दूर तक तो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इस प्लेट के पास आते हैं तो ये प्लेट उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जैसे कि वही बात है, एक बच्चा भागता आ रहा है, वहां पर मान लो आग लगी हुई है, मैंने आग जला रखी है यहाँ पे, एक बच्चा भागता हुआ आ रहा है, भागता 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 क्या उसकी स्पीड उतनी रहेगी? जैसे जैसे वो आग के पास जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आग जहां पर है उससे पहले वो बंदा रुक जाएगा ना। वही बात यहां पर है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एक काइनेटिक एनर्जी है, उनकी एक वेलोसिटी है, लेकिन अपनी वेलोसिटी के साथ जब वो मूव करते हैं तो जैसे जैसे इस प्लेट की तरफ आते हैं ये प्लेट उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो रास्ते में यहां पर रुक जाते हैं, लेकिन कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो आगे तक चले जाते हैं अपनी वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण। जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाए, ठीक है, लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी वो पहले यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ठीक ठीक है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, तो वो यहां से निकलेगा, यहां तक जाएगा, फिर रिपल्सिव फोर्स के कारण यहां पर रुक जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो हम दोनों प्लेटों के बीच में प्रोवाइड करते हैं ताकि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बीच में कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाए और एक एकदम वापिस भी आ सकते हैं और स्टॉप तो करना ही करना है। ठीक है, वापिस भी आ सकते हैं लेकिन हमें स्टॉप करने से मतलब है, पहले वो स्टॉप हो गए तभी वो वापिस आ गए। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, हमें स्टॉप करना है। जिस नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर यहां के सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएं, उस टाइम फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव ही नहीं करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे आ सकता है। ठीक है, वो नेगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे मैं तुम्हें दो सिचुएशन बता रहा हूं, दोनों सिचुएशन को पकड़ लेना, उन्हीं दोनों सिचुएशन के ऊपर ग्राफ है। ठीक है, पहले सिचुएशन, अगर तुम सोर्स को पास करते हो तो इसका मतलब तुम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, ब्राइटनेस को बढ़ा रहे हो और नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर की एनर्जी के साथ वो आगे आएंगे और यहां से इजेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से इजेक्ट करवाएंगे। तो यहां पर अगर तुम सोर्स को पास करते हो तो ब्राइटनेस बढ़ती है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरी बात, अगर तुम यहां सोर्स को दूर कर देते हो तो इसका मतलब तुमने ब्राइटनेस को कम कर दिया, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो गए। तो दो सिचुएशन बताई मैंने, एक तो सोर्स को पास करने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, दूसरी सिचुएशन
इस सोर्स को दूर करने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो तुम बताओ, एक तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, एक सिचुएशन में नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स घटे, क्या इन दोनों के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी या सेम होगी? बताओ। बताओ, अलग अलग होगी? अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि यहां पे ये जो सोर्स है, ये सोर्स अगर तुम पास कर दोगे, ब्राइटनेस तुमने बढ़ा दिया, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, लेकिन जितने भी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं ना, सभी की एनर्जी सेम होती है। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या थी, अगर तुमने इस सोर्स को दूर कर दिया तो यहां से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, जितने भी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं उनकी एनर्जी भी सेम है। ठीक है, ये बात मैंने तुम्हें कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं, सोर्स को पास करने से या दूर करने से इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती है, और इंटेंसिटी के कम और ज्यादा होने के कारण नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम और ज्यादा होते हैं, सिर्फ नंबर कम ज्यादा होता है, उनकी एनर्जी सभी की सेम होती है। तो अगर इसके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स मान लो 10 थे, 10 से मैंने बढ़ा के कर दिए 25 की जो एनर्जी है वो सभी की सेम है। फिर मैंने इस सोर्स को दूर कर दिया, पहले तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब हो गए 3, तो 3 की भी तो एनर्जी सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हर सिचुएशन में सेम है तो उनको एक ही नेगेटिव पोटेंशियल के साथ रोका जा सकता है। ठीक है। अगर इनकी एनर्जी में फर्क आ जाता ना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होता। क्लियर है सारी बातें? अगर यहां पर इलेक्ट्रॉनों 1000 या फिर इलेक्ट्रॉनों 5000 या फिर इलेक्ट्रॉनों 2 लाख या इलेक्ट्रॉनों 2 करोड़, हर सिचुएशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ा रहा हूं और हर सिचुएशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, उनकी एनर्जी सेम रह रही है, एनर्जी हर सिचुएशन में सेम रहेगी। तो इसका मतलब इंटेंसिटी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये मतलब है। अब यहां पे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी सेम है तो उनको एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ या एक ही नेगेटिव पोटेंशियल के साथ रोका जा सकता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बात याद रखो। ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो किसके ऊपर करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखो इस लाइन को। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन stopping potential does not depend on intensity, but it depends on frequency. But it depends on frequency. लिख लिया? अब फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, अब इस बात को समझो। अब मैं इस सोर्स को फिक्स कर देता हूं, लेकिन यहां से निकलने वाली जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है। अब जैसे कि एक सोर्स है मेरे पास बल्ब, यहां से निकल रही है रेड लाइट, और यहां पर एक सोर्स है बल्ब, यहां से निकल रही है ब्लू लाइट। यहां से रेड लाइट, यहां से ब्लू लाइट, किसका फर्क है? फ्रीक्वेंसी का तो फर्क है। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ब्लू लाइट की बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से मैं फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कर देता हूं। यहां पर एक सोर्स है, यहां पे सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी कम दे रहा हूं। ठीक है। धीरे धीरे करके मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। जब मैं कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके अंदर दूंगा तो सिचुएशन है, कंडीशन रखनी पड़ेगी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे भी रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम भी है तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं। तो कोई भी अगर तुम फ्रीक्वेंसी देते हो ना तो ध्यान देना उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ये जो क्वार्ट्ज फिल्टर है इसका यही तो काम है, ये उसी फ्रीक्वेंसी को एंटर होने देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। अब यहां पे लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। लो फ्रीक्वेंसी यहां पर आ रही है, इस मेटलिक प्लेट के ऊपर गिर रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं, फ्रीक्वेंसी को मैंने बढ़ा दिया, वही बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी इस सी के ऊपर गिरेगी। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे उतने जितने हैं,
लेकिन जितने भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी वेलोसिटी सब बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी वेलोसिटी सब सेम रहती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स तो रहते हैं उतने ही, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और उनकी वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर या इंटेंसिटी के ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लगातार फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से, तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत होगी। जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम है उनको रोकने के लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैंने बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के कारण, तो उनको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। और अगर हमने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उनको रोकने के लिए और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो इसके अंदर मेन बातें क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी के बढ़ने और घटने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते और घटते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने और घटने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते और घटते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की सभी की एनर्जी सेम रहती है और उनको एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रोका जा सकता है। ठीक है। अगर मैं सोर्स को यहां पर फिक्स कर देता हूं और इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता और घटाता हूं, लेकिन कंडीशन लगा दी कि फ्रीक्वेंसी जो भी मैं इसको दूंगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उनकी एनर्जी भी कम होगी, वेलोसिटी भी कम होगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहेंगे जितने थे, लेकिन उनकी वेलोसिटी और उनकी एनर्जी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी ही है लेकिन उनकी वेलोसिटी और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो उस टाइम उनको रोकने के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत होगी। क्लियर है बात? तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में सब कुछ था। अब मैं ग्राफ बनाता हूं। वो ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में। एक छोटा सा ग्राफ है, सिंपल सा, मुश्किल वाले ग्राफ तो कल आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ कैसा होना चाहिए बताओ? अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो क्या ये सही है? ये सही है, क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। दो बातें हैं, एक तो मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं घटाता हूं, एक तो ये बात हमने सीखी है। एक मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं और घटाता हूं, ये बात सीखी है। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, इंटेंसिटी को घटाऊंगा नंबर ऑफ फोटॉन्स घटेंगे, जिसके कारण इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या तो बढ़ेंगे या घटेंगे, जिसके कारण या तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा या घटेगा। तो इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ये बात? यहां पर मैंने लिखा भी है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाता है, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट है। अब इस पॉइंट को देखते हैं, यहां पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी है? 0, यानी जो बल्ब है वो ऑफ है। लाइट की इंटेंसिटी 0 तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी तो 0 होगा। अगर बल्ब भी ऑफ है तो लाइट आएगी कहां से? लाइट गिरेगी कहां से? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैसे? करंट कैसे आएगा? तो इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी की वैल्यू 0, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0। धीरे धीरे करके हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ था। क्लियर है सारी बातें? कोई दिक्कत यहां तक? आज यहां तक करते हैं, कल 3 ग्राफ और आएंगे, वो 3 ग्राफ हम करेंगे कल। ठीक है।